हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, चलिए हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले का जो वीडियो मैंने बनाया था मौर्य साम्राज्य के ऊपर, वो उसका पार्ट 1 था और ये पार्ट 2 है। ठीक है, क्योंकि मौर्य साम्राज्य है जो बहुत लेंदी है थोड़ा आप लोग के लिए, तो इसलिए इसको हम लोग पार्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कौटिल्य का नहीं है। ठीक है, कौटिल्य आप जानते ही हैं, कौटिल्य कौन है? चाणक्य। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कौटिल्य का नहीं है। ए, मौर्यकालीन समाज 7 जातियों में विभक्त था। बी, राजा की स्वयं की भूमि से होने वाली आय सीता कहलाती थी। ठीक है। सी, स्वतंत्र रूप से वैश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां रूपजीवा कहलाती थी। और डी, ऐसी भूमि जिसमें बिना वर्षा के अच्छी खेती हो सके अदेव मात्रक कहलाती थी। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा कथन जो है वो कौटिल्य का नहीं है। ठीक है, मतलब कौटिल्य के द्वारा कहा हुआ नहीं है, इनमें से कौन सा कथन। ठीक है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर, देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए। ठीक है, मौर्यकालीन समाज 7 जातियों में विभक्त था, ये जो है ये कौटिल्य का कथन नहीं है। ठीक है, मौर्यकालीन समाज 7 जातियों में विभक्त था, यह कौटिल्य का कथन नहीं है। बाकी तीनों जो है वो सब कौटिल्य के कथन हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन देखिए, ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को परास्त किया। ठीक है, दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में काबुल शामिल था। तीसरा है चंद्रगुप्त मौर्य ने द्वितीय जैन संगीति का आयोजन किया। और डी, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ठीक है, तो इसमें से हमारा करेक्ट जो ऑप्शन है वो कौन सा होगा? सी। ठीक है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ये वाला जो कथन है ये करेक्ट नहीं है, असत्य है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने द्वितीय जैन संगीति का आयोजन किया, ये जो ऑप्शन है ये असत्य है। ठीक है, चलिए बाकी सारे जो हैं वो सभी सत्य हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को सत्ताच्युत कर साम्राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, ऑप्शन देखिए, ए, पूर्णानंद, बी, महापद्मनंद, सी, धनानंद और डी, परमानंद। तो आप सभी जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था? धनानंद को हराया था, है ना। इसको हरा करके और मगध का साम्राज्य हासिल किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। पाटलिपुत्रा को पोलीव्रोथा के नाम से पुकारा है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि पाटलिपुत्रा को पोलीव्रोथा के नाम से भी पुकारा गया है, संबोधित किया गया है। तो ये जो है किसने पुकारा है? ए, एरियन ने, बी, जस्टिन ने, सी, प्लूटार्क ने और डी, मेगास्थनीज ने। तो दोस्तों, पाटलिपुत्रा को पोलीव्रोथा मेगास्थनीज ने पुकारा है। ठीक है, कौन बोलता था पाटलिपुत्रा को पोलीव्रोथा? मेगास्थनीज। ठीक है, तो एक नाम पाटलिपुत्रा का पोलीव्रोथा भी है, ये याद रखिएगा। ठीक है, जो कि मेगास्थनीज के द्वारा दिया हुआ है। देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में राजकीय कोष का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। ठीक है, राजकीय कोष का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। ए, समाहर्ता, बी, सन्निधाता, सी, वित्ताधिकारी और डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में राजकीय कोष का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? सन्निधाता होता था। ठीक है, अगर आ जाता है ऐसे कि सन्निधाता और ऐसे मैच करने के लिए, तो याद रखिएगा राजकीय कोष का प्रमुख अधिकारी। ठीक है, सन्निधाता कौन है? राजकीय कोष का प्रमुख अधिकारी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में अंगरक्षकों का प्रधान होता था।
ठीक है, जो अंगरक्षक होते थे उनमें कौन प्रधान होता था? तो आंतवर्षिक, बी दुर्गपाल, सी अंगरक्षक और डी नायक। ठीक है, तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में अंगरक्षकों का प्रधान आंतवार्षिक होता था। ठीक है, कौन होता था? आंतवार्षिक होता था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में अंगरक्षकों का, ठीक है, जो बॉडीगार्ड होते हैं उनका जो हेड होता था वो कौन होता था? आंतवार्षिक। ठीक है, नाम आपको याद रखने होंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में फौजदारी न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश को कहा जाता था। ठीक है, फौजदारी न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश को कहा जाता था ए द्वारिक, बी व्यवहारिक, सी प्रदेष्टा और डी समाहर्ता। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में फौजदारी न्यायालय का जो प्रमुख न्यायाधीश होता था उसे प्रदेष्टा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रदेष्टा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में फौजदारी न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश को, ठीक है, क्या कहा जाता था? प्रदेष्टा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में दीवानी न्यायालय के अध्यक्ष को कहा जाता था। ठीक है, वहां था फौजदारी और यहाँ है दीवानी। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, ए समाहर्ता, बी व्यवहारिक, सी प्रशस्ता और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में दीवानी न्यायालय के अध्यक्ष को कहा जाता था व्यवहारिक। ठीक है, क्या कहा जाता था? व्यवहारिक। ठीक है, यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में गिरनार के समीप सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था। ठीक है, तो किसके द्वारा कराया गया था? ठीक है, ए सुसीम द्वारा, बी पुष्यगुप्त द्वारा, सी तुशफ द्वारा और डी सुसीम द्वारा। अच्छा, ये दो ऑप्शन सेम हो गए हैं, कोई बात नहीं। तो आइए, इसका क्या करेक्ट आंसर होगा बताइए? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में गिरनार के समीप सुदर्शन झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो दोस्तों, पुष्यगुप्त द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा करवाया गया था? पुष्यगुप्त के द्वारा। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इसकी जानकारी हमें, ठीक है, रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, वहां से हमें इसकी जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त का प्रांतीय शासक था पुष्यगुप्त, उसके द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि इसकी जानकारी हमें रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कृषि विभाग के अध्यक्ष को कहा जाता था। आप सभी जानते हैं, इसका उत्तर क्या है फटाफट? तो देखिए, ऑप्शन देख लेते हैं फिर भी। ए सूत्राध्यक्ष, बी कृषिध्यक्ष, सी सीताध्यक्ष और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कृषि विभाग के अध्यक्ष को सीताध्यक्ष कहा जाता था। कृषि अध्यक्ष मत लगाना, ठीक है, सीताध्यक्ष कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा कि प्राचीन काल में जहां भी कृषि से संबंधित जो इस तरीके के आते हैं और उसमें ऑप्शन अगर सीता है तो आप समझ जाइएगा कि वही आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। सेल्यूकस ने कौन सा राज्य चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं दिया था? ठीक है, आप सभी जानते ही हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हरा दिया था। फिर इन दोनों के बीच में संधि हुई थी, जिसमें कि जो सेल्यूकस था उसने कुछ राज्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य को दिए थे और साथ ही साथ अपनी बेटी हेलेना का विवाह भी किया था चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। और चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? 500 हाथी सेल्यूकस को भेंट में दिए थे। ठीक है, तो ये सब कहानी तो आप लोग को पता ही होगी, लेकिन आइए अपना प्रश्न देख लेते हैं क्या है कि सेल्यूकस ने कौन सा राज्य चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं दिया था। ठीक है, ऑप्शन देखिए, बैक्ट्रिया, बी गैनरोसिया, सी अरिया और डी एरोकोसिया। ठीक है,
तो इसमें से कौन सा राज्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं दिया था? तो सेल्यूकस ने बैक्ट्रिया राज्य, ठीक है, बैक्ट्रिया जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं दिया था। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में समाहर्ता का मुख्य कर्तव्य था, ठीक है, समाहर्ता, ये यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में समाहर्ता का मुख्य कर्तव्य था। ये देख लेते हैं। ए, राज्य की आय व्यय का हिसाब रखना, बी, विदेशी मामलों को निपटाना, सी, राजा को सलाह देना और डी, सैन्य संबंधी कार्यों का निरीक्षण करना, ठीक है। तो जो समाहर्ता होता था, समाहर्ता, उसका मुख्य कर्तव्य क्या था, यानी कि मुख्य काम क्या था? राज्य की आय व्यय का हिसाब रखना, ठीक है। तो आप इससे भी आप याद रखिएगा कि अगर इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है कि राज्य की आय व्यय का हिसाब कौन रखता है या कौन रखता था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, तो समाहर्ता, ठीक है। तो समाहर्ता का मुख्य कर्तव्य क्या था? राज्य की आय का हिसाब रखना, आय व्यय दोनों का हिसाब रखना, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, ठीक है, ए वाला जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में टकसाल का अध्यक्ष कहलाता था, ठीक है। तो टकसाल का अध्यक्ष कौन कहलाता था? लक्षणाध्यक्ष, बी, सुनाध्यक्ष, सी, कुप्याध्यक्ष या डी, विविताध्यक्ष, ठीक है, ये विविता है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो टकसाल का अध्यक्ष होता था वो क्या कहलाता था? लक्षणाध्यक्ष, ठीक है। टकसाल का अध्यक्ष लक्षणाध्यक्ष, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में टकसाल के अध्यक्ष मतलब क्या कहलाता था? लक्षणाध्यक्ष, ठीक है। चलिए अब मैच करने के लिए अगर आ जाएगा कि लक्षणाध्यक्ष भी दिया हो और टकसाल भी दिया हो, तो लक्षणाध्यक्ष को आप टकसाल से मैच करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 305 ईसा पूर्व के युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया और दोनों के मध्य संधि हुई। निम्नलिखित में से उनकी संधि की कौन सी शर्त नहीं थी? ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको छोटी सी स्टोरी बताई थी, ठीक है, तो उसी के इसमें दिया है कि उनके बीच में जब संधि हुई थी तो कुछ शर्त थे। तो ये जो हमारे पास दिए हुए हैं इनमें से कौन सा शर्त नहीं था? ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। ए, वर्तमान अफगानिस्तान तथा बलूचिस्तान का संपूर्ण प्रदेश जो खैबर दर्रे से हिंदू कुश पर्वत तक फैला था, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को उपहार स्वरूप प्रदान कर दिया। ठीक है, पहला ऑप्शन ये दे रखा है। सेकंड देखिए, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। ठीक है। सी देखिए, दूत विनिमय करने का निश्चय किया गया, एक यूनानी राजदूत पाटलिपुत्रा में आया। ठीक है। और डी है, चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी उपहार स्वरूप सेल्यूकस को प्रदान किए। ठीक है, तो इनमें से कौन कौन सी जो शर्तें हैं, तो इन जो संधि के समय हुई थी, तो इसमें से कौन सा वो एक है स्टेटमेंट जो कि उस शर्त में शामिल नहीं था? ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ से आइए नीचे से ही देख लेते हैं डी से। तो देखिए, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी उपहार स्वरूप सेल्यूकस को प्रदान किए थे, ये संधि में था। ठीक है, उनके शर्त में था। दूत विनिमय करने का निश्चय किया गया और एक यूनानी राजदूत पाटलिपुत्रा में आया, ये भी संधि में था। और जो बी वाला है, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया, ये भी करेक्ट है, ये भी संधि में था, ये भी शर्त था। ठीक है, यानी कि हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है ए वाला, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है कि वर्तमान अफगानिस्तान तथा बलूचिस्तान का संपूर्ण प्रदेश जो खैबर दर्रे से हिंदू कुश पर्वत तक फैला था, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को उपहार स्वरूप प्रदान कर दिया, ऐसी कोई शर्त नहीं थी। तो यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ए वाला। ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई शर्त उन दोनों के बीच में नहीं हुआ था, तो हमारा करेक्ट जो होगा वो ए होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 15
देखिए, राजकोष, अस्त्रागार तथा कोष्ठागार का अधिकारी था। ए रक्षाधिकारी, बी रक्षिन, सी विविध, डी सन्निधाता। ठीक है, तो दोस्तों राजकोष, अस्त्रागार तथा कोष्ठागार का अधिकारी सन्निधाता। ठीक है, कौन था? सन्निधाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बिंदुसार के दरबार में आने वाला ग्रीक राजदूत था। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। बिंदुसार के दरबार में आने वाला ग्रीक राजदूत था। ए डायमेकस, बी एरियन, सी मिनांडर और डी सेल्यूकस। ठीक है, तो बिंदुसार के दरबार में आने वाला ग्रीक राजदूत डायमेकस था। ठीक है, यानी कि ए, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? ए। ठीक है, ए वाला जो ऑप्शन है वही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के सर्वोच्च अधिकारी सेनापति को वेतन दिया जाता था। ठीक है, अब यहाँ पर कितना वेतन दिया जाता था, और ये याद रखिएगा कि पण में दिया जाता था। जैसे हम लोग रुपए में देते हैं ना, तो उस समय पण में होता था वेतन। तो चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के जो सर्वोच्च अधिकारी सेनापति होता था, उसका वेतन कितना होता था, उसे कितना वेतन दिया जाता था? तो देखिए, ए 40,000 पण वार्षिक, बी 42,000 पण वार्षिक, सी 44,000 पण वार्षिक और डी 48,000 पण वार्षिक। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा 48,000 पण वार्षिक। इतना जो पेमेंट था वो सर्वोच्च अधिकारी को दिया जाता था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में जो सर्वोच्च अधिकारी होता था सेनापति, उसे 48,000 पण वार्षिक दिया जाता था। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में थे। ठीक है, ए 6 लाख पैदल, 30,000 अश्वारोही और 9,000 हाथी, मतलब सेना की बात की जा रही है ना यहाँ पे। बी 5 लाख पैदल, 30,000 अश्वारोही, 10,000 हाथी। सी ऑप्शन में देखिए 7 लाख पैदल, 20,000 अश्वारोही और 9,000 हाथी। और डी है 7 लाख पैदल, 25,000 अश्वारोही और 10,000 हाथी। तो आप सभी जानते हैं कि चंद्रगुप्त, उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के पास ही सबसे बड़ी सेना थी। ठीक है, और उसके पास 6 लाख पैदल सेना थी। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख पैदल सेना, 30,000 अश्वारोही और 9,000 हाथी, ये सेना थी। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ए वाला। ठीक है, ए जो ऑप्शन है यही हमारा करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, मौर्य काल में अवंती राष्ट्र की राजधानी थी। ठीक है, ए तक्षशिला, बी उज्जैनी, सी सुवर्णगिरी और डी तोसली। तो दोस्तों मौर्य काल में अवंती राष्ट्र की राजधानी क्या थी? उज्जैनी। ठीक है, उज्जैनी, यानी कि जो बी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है। ठीक है, अवंती राष्ट्र की राजधानी मौर्य काल में, ठीक है, उज्जैनी थी, याद रखिएगा। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में माप, ठीक है, माप और तौल पर नियंत्रण रखने वाले अधिकारी को कहा जाता था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। को चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में माप और तौल पर नियंत्रण रखने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? ए पण्याध्यक्ष, बी पोतवाध्यक्ष, सी बाटाध्यक्ष और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में जो माप और तौल पर नियंत्रण रखने वाला अधिकारी होता था उसे क्या कहते थे? उसे कहते थे पोतवाध्यक्ष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। ये हमारा सेकेंड लास्ट आज के लिए क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में 800 गांव के समूह को कहा जाता था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में 800 गांव के समूह को क्या कहा जाता था? तो देखिए, ए स्थानीय, बी द्रोणमुख, सी संग्रहण और डी खारवटिक। ठीक है,
तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 800 गांव के समूह को स्थानीय कहा जाता था। क्या कहा जाता था? स्थानीय कहा जाता था। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। देखिए, कारखानों तथा खानों के मंत्री को कहा जाता था। ठीक है, कारखानों और खानों के मंत्री, ठीक है, उनको क्या कहा जाता था? ए खानाध्यक्ष, बी कारखानाध्यक्ष, सी कर्मांतिक, डी गणिकाध्यक्ष। ठीक है, तो कारखाने और खानों के मंत्री को क्या कहा जाता था? कर्मांतिक। ठीक है, इन सबसे खानाध्यक्ष और कारखानाध्यक्ष इनसे कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, उनको कहा जाता था, जो कारखाने और खानों के जो मंत्री होते थे उन्हें कर्मांतिक कहा जाता था। ठीक है, तो याद रखिएगा, कर्मांतिक। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट अगले वीडियो में मौर्य साम्राज्य के जो बाकी और भी क्वेश्चंस हैं उनको हम लेके आएंगे। तब तक आप लोग मेरे वीडियो को देखिए। मेरे वीडियो को देखने के बाद पहले तो वीडियो पूरा देखिए। ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखिए, बीच में ब्रेक मत करिएगा प्लीज़। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब भी आप मेरा वीडियो देखें तो शुरू से लेकर के देखिए और एंड तक देखिए। मैं वीडियो आपके लिए बहुत लेंथी नहीं बनाती हूँ, बहुत छोटे छोटे वीडियो बनाती हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है कि वीडियो पूरा देखना है दोस्तों। ठीक है, बीच में आप वीडियो को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, और वीडियो देखने के बाद जब आपको पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि अभी बहुत से वीडियोस जो हैं अभी आपके लिए आने बाकी हैं। बहुत से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ, जो कि न केवल आपके लिए सीटेट के लिए बल्कि बाकी भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, जो भी आप टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या जहाँ भी जीके जीएस के जो क्वेश्चंस होते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, उनके मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आने वाली हूँ। सो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। ठीक है, और फ्रेंड्स आप मुझे अपने कमेंट भी दीजिए। ठीक है, मैं आपके कमेंट का हमेशा वेट करती हूँ। सो आप मुझे कमेंट भी दीजिए। आप अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा अच्छा काम करने के लिए। ठीक है, तो चलिए फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप लोग वीडियो देखिए, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।